पूर्वोत्तर डायरी। सभी श्रोताओं को नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की झलक आपके लिए लेकर आते हैं। आज फिर इस कार्यक्रम में हम पूर्वोत्तर राज्यों की रंगारंग संस्कृति से आपको परिचित करवाने के लिए हम उपस्थित हैं। आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति। पूर्वोत्तर डायरी। श्रोताओं, आप सभी जानते हैं कि सिक्किम में बड़ी इलायची का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है और इसीलिए सिक्किम के किसान बड़ी इलायची को ब्लैक गोल्ड या काला सोना भी कहते हैं, क्योंकि इसके निर्यात से सिक्किम की अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा होता है। अब सिक्किम में सरकार ने एक खास पहल की है। दरअसल भारतीय मसाला बोर्ड ने एक खास निर्णय लेते हुए बड़ी इलायची के उत्पादन पर बीमा देने की व्यवस्था की है और किसानों को बेमौसम बरसात या मौसम की मार से इलायची पर पड़ने वाले प्रभाव से इसमें मदद मिलेगी। इस योजना का उद्देश्य किसानों को मौसम के जोखिमों से बचाना है और अभी इस योजना की शुरुआत कुछ चुनिंदा जिलों से ही की जाएगी। बाद में भारतीय मसाला बोर्ड का लक्ष्य है कि इस योजना को सिक्किम के अलावा पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों में भी संचालित किया जाएगा। तो हमारे संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा ने हमें ये विवरण भेजा है, जिस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। तो आइए आपको ये खास रिपोर्ट सुनवाते हैं। गंगटोक में पिछले सप्ताह आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भारतीय मसाला बोर्ड ने बड़ी इलायची के लिए अपनी तरह की पहली मौसम आधारित फसल बीमा योजना का आधिकारिक शुभारंभ किया है। इस ऐतिहासिक पहल का उद्घाटन सिक्किम के कृषि मंत्री पूरण कुमार गुरुंग ने किया। इसके साथ ही सिक्किम अब पूर्वोत्तर भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने इस नकदी फसल के लिए इस स्तर की सुरक्षा प्रदान की है। सिक्किम की अर्थव्यवस्था में बड़ी इलायची का स्थान काले सोने जैसा है। राज्य में लगभग 23,000 हेक्टेयर भूमि पर इसकी खेती होती है और यहाँ हर साल करीब 5,000 मीट्रिक टन इलायची का उत्पादन होता है, जो पूरे देश की कुल पैदावार का एक बड़ा हिस्सा है। लंबे समय से किसान इस बात से चिंतित थे कि बड़ी इलायची प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे में नहीं आती थी। इसी कमी को दूर करने के लिए मसाला बोर्ड ने एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ये विशेष बीमा मॉडल तैयार किया है। ये योजना पूरी तरह से मौसम के मिजाज और वैज्ञानिक आंकड़ों पर आधारित है। इसके तहत अगर किसी किसान की फसल बेमौसम बारिश, लंबे समय तक सूखे या तापमान में अचानक होने वाले बदलावों के कारण खराब होती है, तो उसे सीधे तौर पर आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा। योजना के वित्तीय ढांचे को किसान अनुकूल बनाया गया है। इसमें प्रत्येक किसान के लिए बीमा राशि 1 लाख रुपए तय की गई है, जिसका कुल प्रीमियम 18,000 रुपए है। किसानों को इस प्रीमियम का भारी भरकम हिस्सा नहीं भरना होगा, क्योंकि मसाला बोर्ड खुद 75% यानी 13,500 रुपए की सब्सिडी दे रहा है। किसानों को अपने हिस्से के तौर पर केवल 4,500 रुपए का अंशदान करना होगा। शुरुआती चरण में इस पायलट प्रोजेक्ट को सिक्किम के 3 प्रमुख उत्पादक जिलों पाक्योंग, मंगन और ग्यालशिंग में लागू किया गया है। मौसम के कड़े मानक तय किए गए हैं, जैसे यदि अप्रैल और मई के संवेदनशील महीनों में लगातार 10 दिनों तक बारिश नहीं होती है, तो ये बीमा सुरक्षा अपने आप सक्रिय हो जाएगी। कृषि मंत्री ने इस मौके पर कहा कि जलवायु परिवर्तन के इस दौर में ये बीमा योजना सिक्किम के मेहनती किसानों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच का काम करेगी और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएगी। इस सफल शुरुआत के बाद मसाला बोर्ड की योजना है कि आने वाले समय में इसे पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी विस्तार दिया जाए, ताकि हिमालय क्षेत्र के इलायची उत्पादकों का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित हो सके। गंगटोक से संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा के विवरण पर आधारित इस रिपोर्ट के साथ मैं वैष्णवी। अब हम बात करने जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के एक खास उत्सव न्यूकुम उत्सव की। ये निशी जनजाति का एक खास उत्सव है और समुदाय की समृद्धि और भलाई की प्रार्थना के लिए ये उत्सव मनाया जाता है और खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश की जो निशी जनजाति है वो इस उत्सव को बड़े उत्साह के साथ मनाती है। ये त्योहार निशी जनजाति की गहरी आध्यात्मिक परंपरा और विरासत को दर्शाता है। तो इस उत्सव में क्या कुछ होता है, किस तरह से परंपराओं का निर्वहन निशी जनजाति उस उत्सव के माध्यम से करती है, आपको हम एक पूरा विवरण सुनवाने जा रहे हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। हमारे ईटानगर संवाददाता मनोज कुमार शर्मा ने पूर्वोत्तर डायरी के लिए ये रिपोर्ट भेजी है।
न्योकुम यूलो निशी जनजाति का प्रमुख कृषि आधारित त्योहार है, जिसे पूरे अरुणाचल प्रदेश में श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया जा रहा है। ये पर्व निशी जनजाति के सबसे महत्वपूर्ण उत्सवों में से एक है। न्योकुम शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। न्यो का अर्थ है भूमि या धरती और कुम का अर्थ है एकत्रित होना या सामूहिकता। इस प्रकार न्योकुम यूलो प्रकृति और समुदाय के सामूहिक संबंधों का प्रतीक है। इस अवसर पर बांस से निर्मित विशेष प्रार्थना संरचना, जिसे युगांग कहा जाता है, तैयार की जाती है। ये पर्व कृषि से गहराई से जुड़ा हुआ है। त्योहार के दौरान समृद्धि की देवी न्योकुम से सुख, शांति और समृद्धि के लिए आशीष मांगा जाता है। ये उत्सव निशी समुदाय और प्रकृति के बीच गहरे आध्यात्मिक संबंधों को भी दर्शाता है। ये धरती, वन, नदियों और सभी जीवों के प्रति सम्मान और आभार की भावना को प्रकट करता है। उत्सव में पृष्ठ, जिन्हें न्यूप कहा जाता है, उनके द्वारा पारंपरिक विधि विधान से अनुष्ठान किए जाते हैं और समुदाय की खुशहाली के लिए देवी देवताओं से प्रार्थना की जाती है। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के.टी. पटनायक तथा मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रदेशवासियों, विशेषकर निशी समुदाय को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। राज्य के विभिन्न जिलों में ये पर्व पूरे धार्मिक उत्साह और सामुदायिक सहभागिता के साथ आयोजित किया जा रहा है, जिसे एकता को बढ़ावा देने के साथ ही सांस्कृतिक विरासत को भी संरक्षित किया जाता है। न्योकुम यूलो केवल एक धार्मिक उत्सव ही नहीं, बल्कि सामंजस्य, कृतज्ञता और एकता का प्रतीक भी है। इस अवसर पर लोग पारंपरिक परिधान धारण करते हुए लोक नृत्य प्रस्तुत करते हैं और हर्षोल्लास के साथ इस पर्व में भाग लेते हैं। पूर्वोत्तर डायरी के लिए आकाशवाणी ईटानगर से मैं मनोज कुमार शर्मा। श्रोताओं, हाल ही में त्रिपुरा में एक खास सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन था, जिसमें सरकारी कामकाज में भाषा के सरल और बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया। और इस उत्सव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह भी मौजूद थे और उन्होंने सरकारी कामकाज में भाषा के सही समन्वय, सरल उपयोग पर जोर दिया। आइए उन्होंने अपने संबोधन में क्या कहा और ये सम्मेलन किस तरह से एक सफल सम्मेलन साबित हुआ, हमारे संवाददाता की इस खास रिपोर्ट में आपको सुनवाते हैं। भाषा अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। सरकारी कामकाज में भी भाषा आम लोगों से जुड़ने का एक सशक्त साधन है। इसी उद्देश्य से देश के उत्तर, पूर्वोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों के केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों और अधिकारियों के कामकाज में बेहतर तालमेल बनाने के लिए गृह मंत्रालय की पहल पर अगरतला में संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया। अगरतला के इंटरनेशनल फेयर कॉम्प्लेक्स के इंडोर हॉल को इस दिन विशेष रूप से सजाया गया। देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए केंद्रीय सरकारी अधिकारियों का स्वागत किया गया। गृह मंत्रालय की ओर से आयोजित इस संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और प्रशासनिक भाषाई एकता पर विचार रखने वाले विशेषज्ञ वक्ताओं ने संबोधित किया। अपने संबोधन में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हिंदी, गुजराती या तमिल जैसी राजभाषाओं के बीच किसी प्रकार का टकराव नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ये सभी भाषाएं आपस में बहनों या मित्रों की तरह स्नेह के रिश्ते में बंधी हुई हैं। भाषा लोगों तक सेवाएं पहुंचाने और उनके विचारों को सरलता से व्यक्त करने में अहम भूमिका निभाती है। इसलिए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने भाषा को लेकर किसी भी प्रकार की संकीर्ण सोच को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि भाषा का उद्देश्य लोगों को जोड़ना है, न कि उन्हें अलग करना। जिस तरह सरल भाषा जनहित की विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसी तरह योजनाओं को लागू करते समय लोगों की शंकाओं को दूर करना भी जरूरी है। यदि भाषा को लेकर संकीर्णता होगी तो वो कार्य में बाधा बन सकती है। दरअसल भाषा हमारे देश के समग्र विकास का एक महत्वपूर्ण और विविधतापूर्ण माध्यम है। अगरतला में आयोजित संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन ने इस बात को स्पष्ट रूप से सामने रखा कि भाषा के माध्यम से प्रशासन और जनता के बीच मजबूत संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। अगरतला से सुमन भट्टाचार्य जी की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं सरफिरोजी। श्रोताओं, हाल ही में मणिपुर के मैतेई समुदाय ने अपना एक खास उत्सव मनाया। इस उत्सव को सरोई खंगबा अनुष्ठान कहा जाता है और
इस अनुष्ठान का मकसद होता है कि नकारात्मक ऊर्जा और बुरी आत्माओं को दूर किया जाए और इसका एक बहुत बड़ा प्रतीकात्मक मकसद भी है कि नई ऊर्जा का संचालन करते हुए अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को फैलाया जाए। ये परंपरा बहुत पुराने समय से इस समुदाय में चली आ रही है और उनके जो परंपरागत मूल्य हैं उसको ये उत्सव दर्शाता है। आइए हम आपको ये विस्तृत रिपोर्ट सुनवाते हैं जिसमें हमने इस उत्सव और अनुष्ठान की चर्चा की है। अधिकांश समुदायों में ऐसी सांस्कृतिक परंपराएं होती हैं जिनका उद्देश्य बुरी आत्माओं और नकारात्मक ऊर्जा को घर और आसपास से दूर रखना होता है। इन अनुष्ठानों का गहरा आध्यात्मिक महत्व होता है और यह लोगों की आस्था को दर्शाते हैं। मणिपुर के मेती समुदाय की ऐसी ही परंपरा है सरोई खांगबा। सरोई खांगबा हर साल मणिपुरी चंद्र कैलेंडर के लमता महीने के पहले शनिवार को मनाया जाता है। इस वर्ष यह अनुष्ठान पिछले शनिवार को मणिपुर के मेती बहुल घाटी क्षेत्रों में किया गया। इस दिन परिवार साधारण भोजन तैयार करते हैं और उसे घर के बाहर या चौराहों पर रखते हैं। यह भटकती आत्माओं को शांत करने का प्रतीक माना जाता है। यह परंपरा शुद्धिकरण, सुरक्षा और पारंपरिक आस्था को बनाए रखने का संदेश देती है। बुजुर्ग लोग चावल और सब्जियों जैसे खाद्य पदार्थों को तय स्थानों पर श्रद्धा और भक्ति के साथ सजा कर रखते हैं। सरोई खांगबा के दिन अधिकतर लोग घर में ही रहते हैं या सूर्यास्त से पहले घर लौट आते हैं। बच्चे और युवा इस अनुष्ठान को शांति पूर्वक देखते हैं और अपनी परंपराओं के महत्व को सीखते हैं। यह अनुष्ठान शोर शराबे वाला या उत्सव जैसा नहीं होता, बल्कि इसमें गंभीरता और आध्यात्मिक भावना होती है। सरोई खांगबा मनुष्य और प्रकृति की अदृश्य शक्तियों के बीच संतुलन और सामंजस्य का प्रतीक है। यह हमें पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही सांस्कृतिक विरासत और समाज में शुद्धता तथा संतुलन बनाए रखने की याद दिलाता है। आकाशवाणी पूर्वोत्तर डायरी से बात करते हुए एक बुजुर्ग ने कहा कि सरोई खांगबा प्राचीन समय से मनाया जा रहा है और यह मेती समुदाय की एक महत्वपूर्ण परंपरा है। सरोई खांगबा केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि मणिपुर के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक पहचान का प्रतीक है। आधुनिक समय में भी यह परंपरा लोगों को जोड़ती है और उनकी सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करती है। ऐसी परंपराओं को सहेज कर रखना जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी संस्कृति और मूल्यों से जुड़ी रहें। आकाशवाणी इम्फाल से पूर्वोत्तर डायरी के लिए जे थोकचुम की रिपोर्ट के साथ मैं जया भारती। श्रोताओं, हम पूर्वोत्तर डायरी के पिछले कुछ संस्करणों से आपको नागालैंड की विभिन्न जनजातियों की परंपराओं से अवगत करवा रहे हैं और आज भी एक ऐसी ही जनजाति के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। थ्यांग न्यूंग्यम ये एक ऐसी जनजाति है जो अपनी विविध परंपराओं और रीति रिवाजों से नागालैंड में अपना एक विशेष स्थान रखती है। हम सभी जानते हैं कि पूर्वोत्तर भारत विविध जनजातियों का संगम है और नागालैंड की ये जनजातियां वहां की विरासत और परंपरा को और विशेष बनाती हैं। तो आइए इस जनजाति की परंपराओं, रीति रिवाजों और वर्तमान समय में इन जनजाति के बरकरार होते हुए मूल्यों पर ये खास रिपोर्ट आपको सुनवाते हैं जो हमारी संवाददाता असोनो ने हमें कोहिमा से भेजी है। नागालैंड के सुदूर पूर्वी सीमांत क्षेत्र में जहां पहाड़ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से मिलते हैं और नदियां इस भूमि की प्राचीन कहानियां सुनाती हैं, वहीं निवास करता है नागा जनजातियों में से एक प्रमुख जनजाति खियामनियुंगन। भारत और म्यांमार दोनों देशों में फैली इस जनजाति का मूल निवास नागालैंड के सबसे पूर्वी जिले नोकलाक में है, जिसे सीमांत जिला भी कहा जाता है। तुएनसांग जिले से अलग होकर बना नोकलाक लगभग 1152 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और यहाँ मुख्य रूप से खियामनियुंगम जनजाति निवास करती है। खियामनियुंगन नाम स्वयं एक कहानी कहता है। ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। खियाम जिसका अर्थ है पानी, न्यू यानी महान और अंगान यानी स्रोत। इनका संयुक्त अर्थ है महान जल का स्रोत। यह नाम उस बड़ी नदी से जुड़ा है जो उनके क्षेत्र से निकलती है, लांग नदी, जिसे आगे जाकर जुंगकी के नाम से जाना जाता है और अंततः म्यांमार की चिनद्विन नदी में मिल जाती है।
लोक कथा के अनुसार ख्याम नियुंगन लोगों की उत्पत्ति ख्यामगान नामक स्थान से मानी जाती है। कहा जाता है कि एक बड़े बाढ़ के समय लोग ऊंचे स्थानों पर चले गए थे। जब पानी कम हुआ तो वे नीचे लौटे और ख्यामगान में नई बस्ती बसाई। समय के साथ वे अलग अलग दिशाओं में फैलते गए और आज के नोकलाग क्षेत्र तथा म्यांमार में चिंदविन नदी के उत्तरी किनारे तक बस गए। नोकलाग का जीवन पूरी तरह कृषि पर आधारित है। ख्याम नियुंगन समुदाय मुख्यतः ग्रामीण है और खेती ही उनकी आजीविका का मुख्य साधन है। चावल उनका मुख्य भोजन है, जिसे झूम या स्थानांतरित खेती और सीढ़ीनुमा खेती दोनों तरीकों से उगाया जाता है। ये समुदाय जैविक खेती करता है और पहाड़ियों में उगने वाली नागा किडनी बीन्स विशेष रूप से प्रसिद्ध है। त्योहार ख्याम नियुंगन संस्कृति की धड़कन है, जो समुदाय, आस्था और कृषि को एक साथ जोड़ते हैं। इनके कई त्योहारों में त्योस्कुम सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह सितंबर या अक्टूबर की शुरुआत में मनाया जाता है। त्योस्कुम सुमाई नए झूम खेतों की फसल के आगमन का प्रतीक है और समृद्धि, स्वास्थ्य तथा सामुदायिक कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगा जाता है। 8 दिनों तक पूजा और पारंपरिक अनुष्ठान किए जाते हैं। इस दौरान फसल काटना पूरी तरह वर्जित रहता है ताकि त्योहार का आशीर्वाद बना रहे। संपन्न परिवार बड़े भोज का आयोजन करते हैं, जिनमें मिथुन या भैंस की बलि देकर रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ भोजन और चावल की बियर साझा की जाती है। त्योस्कुम एकता, सांस्कृतिक पहचान और कृषि समृद्धि का प्रतीक है। ये सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि त्योहार के बाद विवाह योग्य युवा अपने जीवन साथी की तलाश शुरू करते हैं। इसके अलावा खाओ जाओ सिए होक आह, जो जनवरी में मनाया जाता है, और बियाम, जो अगस्त में मनाया जाता है, भी महत्वपूर्ण त्योहार हैं। ये सभी त्योहार कृषि चक्र से जुड़े हुए हैं। ख्याम नियुंगन समुदाय की कला भी अत्यंत विशेष है। बुनाई का कार्य केवल महिलाएं करती हैं और परंपरागत रूप से पुरुषों के लिए ये वर्जित माना जाता है। महिलाएं बैक स्ट्रैप या कमर करघे पर कपड़े बुनती हैं, जिनके डिजाइन पहनने वाले की पहचान, लिंग और सामाजिक स्थिति को दर्शाते हैं। इनके वस्त्र लाल और गहरे नीले रंगों के लिए प्रसिद्ध हैं, जिन पर कौड़ी और शंख के सजावटी तत्व लगाए जाते हैं। उनका एक खास परिधान पारंपरिक योद्धा शॉल नुटसाह है। आभूषण भी उनकी पारंपरिक वेशभूषा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। महिलाएं पीले और नारंगी कांच के मोतियों की कई परतों वाली मालाएं पहनती हैं, जिनमें बीज, शंख और कभी कभी चमकीले कीटों के पंख भी शामिल होते हैं। ये प्रकृति के साथ उनके गहरे संबंध को दर्शाता है। आज भले ही ख्याम नियुंगन समुदाय के अनेक लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं, फिर भी वे अपनी पारंपरिक मान्यताओं और मूल्यों को संजोए हुए हैं। सामुदायिक एकता, पारिवारिक संबंध और कृषि से जुड़े अनुष्ठान आज भी उनकी पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। पूर्वोत्तर डायरी के लिए कोहिमा से आसोनो की रिपोर्ट के साथ प्रशांत कुमार। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम का अंक यहीं तक। आप अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हम तक पहुंचाते रहिए। हमारी ईमेल आईडी और हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। अगले सप्ताह पूर्वोत्तर भारत की कुछ और झलकियों के साथ हम आपके बीच होंगे। पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम के एक नए अंक में हमें अनुमति दें। नमस्कार। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी। पूर्वोत्तर डायरी।